हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? सब बढ़िया एकदम। आज आपको मेरे चेहरे पे एक डिफरेंट खुशी दिख रही होगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज का टॉपिक फाइनली इंपॉर्टेंट है ब्रो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड इनफैक्ट इस एक्साइटमेंट में मैं लेक्चर नंबर भी गलत डाल दिया था। 8 नहीं 9 नहीं 8वां लेक्चर हमारा, 8वां इट सीम्स। या सो टुडेस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये टॉपिक आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कोई और एग्जामिनेशन में वो भी बोल दूंगा, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे समझ गए ना, फीलिंग तो समझ गए ना आपकी, भाई इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। इसी की हम धारा बांध रहे थे इतने दिनों से, इसी का इंतजार कर रहे थे कि हमने कैपेसिटर इसी के लिए पढ़ा, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर इसी के लिए पढ़ा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज हम शुरू कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, इसी कैपेसिटर मैं दिखा देता हूं। बट उससे पहले यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट से शुरू हो जाए आज का सेशन। थोड़ा सा मोटिवेशन होना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि लेटली मैं अपने सारे लेक्चर्स में शुरुआत एक मोटिवेशन से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ही मोटिवेशन डाउन है नीट को लेकर, तो आपका तो ज्यादा ही होगा, आई अंडरस्टैंड। तो हमारे थॉमस एडिसन जी ने कहा कि आर greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. It's that guys कि मतलब हर सवाल, हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट जब हो ना अपने आप से, एक बार और कोशिश कर लो। और बस जब आप कोशिश ना करते हो तब गिव अप मारते, वो गिव अप ना करें। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम क्या क्या सीखेंगे, हम पहले जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के डेरिवेशन जो फॉर्मूला बनती है ना, उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करना आपके लिए जरूरी है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ये चैप्टर 1 और 2 ना इतना लंबा जा चुका है, इतने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं ना, शायद अचानक से भी दिमाग में वो चीजें आएंगी नहीं। तो मेरा काम क्या है टीचर, आपको चीजें दोबारा रिवाइज करवाना, उसके बाद फिर आज हम आगे बढ़ेंगे। वरना कितना आसान है मेरे लिए बोलना कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसे चल के आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आपको समझाना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि भाई कहां शुरुआत की थी हमने और अब हम कहां पहुंचे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, हो सकता है कि 10 मिनट का रिवीजन चले, और उसके बाद फिर हम हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझेंगे, डेरिवेशन। जिन बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट याद है, पता है एकदम, तो सीधा 10 मिनट के बाद स्किप करके आगे देख लो, है ना, सीधा डेरिवेशन में शुरू कर दो आप। ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। फिर करेंगे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कि भाई जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा कैपेसिटेंस का, उसके ऊपर एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमारे तत्व किताब से करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम करेंगे हमारे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखा हुआ, जो हमारे पिछला सेशन था, हमने स्पेरिकल कैपेसिटर समझा, उसके पिछले सेशन में कैपेसिटेंस समझा, तो ये अगर आपने सेशन देखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं देखा बच्चा तो लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए स्पेरिकल कैपेसिटर बाय अभिषेक सर या स्पेरिकल कैपेसिटर बाय नीटेक्स, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, देखिए और आपको समझ में आए कि भाई कैसे वो डेरिवेशन एकदम डिट्टो सेम होने वाले, एकदम सेम होने वाले। ठीक है बेटा। फिर हम इस फॉर्मूला से आने वाले सारे फॉर्मूला के वेरिएशंस को सीखेंगे, वो सीखना बहुत जरूरी है। डिफरेंट फॉर्मूलाज बनेंगे इससे, जो आपके आएंगे क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस में कोई भी सवाल आ सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड भी जो हमारे एनसीईआरटी के सवाल हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम से, वो हम करेंगे, और हमारे 4 पीवाईक्यूज भी करेंगे हमारे तत्व किताब से। ठीक है, तो समझ सकते हो कि हमारे सेशन में तत्व किताब एकदम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनके सवाल मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फिर शुरुआत करते हैं। और एक बार जोरदार बल्ले बल्ले बोल देना चैट में, कमेंट्स में बोल देना, बल्ले बल्ले बोलोगे तो दिल भी बल्ले बल्ले रहेगा, हम भी बल्ले बल्ले रहेंगे, मोटिवेशन बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हमें रिवाइज करनी है। मैं एक एक करके शुरू कर देता हूं आपके लिए, है ना। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है और जो हमें याद होना चाहिए कि हमारे सी का फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हमने इससे 2 लेक्चर पहले, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 6 में सीख लिया था कि क्या होता है आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैसे डिराइव होती है। C = Q/V हमारा आ चुका था, ये याद होना जरूरी है। और हमारा जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरेड होता है। क्या होता है बेटा? फैरेड होता है। और इसके पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई स्पेरिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं। उसमें हमने एक और चीज सीखा था जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। बेटा अब ये ज्यादा समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब लिमिटेशन समझ में आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, तभी तो भाई हमें जरूरत पड़ेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वरना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जरूरत क्या है, पढ़ना क्यों है
क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर में कुछ लिमिटेशंस थे। वो क्या क्या थे? जो हमारा पहला लिमिटेशन था वो आपको याद करना जरूरी है। पहला लिमिटेशन ये था कि हमारी जो एनर्जी थी ना, हमारी जो एनर्जी थी वो बाउंडेड नहीं थी। एनर्जी वाज नॉट बाउंडेड इन द केस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे होता था और पॉजिटिव पॉजिटिव सारे चार्ज उस सरफेस के ऊपर होते थे, सरफेस के ऊपर होते थे। क्योंकि अब देखिए ये स्फीयर के अंदर नहीं है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर है। और हमारी कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम होता है कि भाई वो आपके एनर्जी को स्टोर करे, वो आपके चार्जेस को स्टोर करे, वो काम होता है आपके कैपेसिटर का। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, वो चार्जेस को स्टोर थोड़ी कर रहा है, वो तो सरफेस पे बांट चुका है। अब सरफेस ये चार्जेस कहीं पे भी बाहर जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक फैलेगी वैसे भी, है ना। तो ये लूज कर रहा है एनर्जी को, स्टोर नहीं कर रहा। सो इट वाज नॉट स्टोरिंग योर एनर्जी। दूसरा हमने एक और चीज सीखा था कि भाई इसकी जो कैपेसिटेंस इज एक्सट्रीमली लो, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो। हमने पिछले सेशन में न्यूमेरिकल्स भी किया था जहां पर हमने देखा था कि अगर भाई मुझे एक कूलम्ब का चार्ज अगर इस कैपेसिटर में स्टोर करना है, एक कूलम्ब, सिर्फ 1 कूलम्ब का अगर चार्ज मुझे इस कैपेसिटर में स्टोर करना है, तो मुझे चाहिए कैपेसिटर जिसका रेडियस होगा, जिसका ये जो रेडियस है ना, वो रेडियस होगा मेरे ख्याल से 8100, हाँ 81 के बाद 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगेंगे इसके बाद, 9 जीरो इतने हैं। हमने बताया भी था आपको कि 81 अरब मीटर का रेडियस होना चाहिए। 81 अरब मीटर का रेडियस होगा, तब जाकर आपका ये जो प्यारा सा क्या कहते हैं कैपेसिटर है, उसमें 1 कूलम का चार्ज स्टोर होगा। तो ये दोनों इसके लिमिटेशंस थे जिसको ओवरकम करना है। मैं इतना बड़ा कैपेसिटर मैं बना नहीं सकता और मेरे को ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो एक्चुअली में एनर्जी को स्टोर करे। समझ आ गई बात? तो अभी हमें ये समझना है कि भाई इसके आगे ये हमने डिराइव कर दिया। अब कुछ चीजें और हमें जो याद करनी है इस पूरे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको याद हो तो अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करने वाले इस सेशन में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स पैरेलल होंगे, है कि नहीं? 2 प्लेन शीट ऑफ क्या कहते हैं प्लेन शीट जिसमें चार्जेस भरे हुए एक दूसरे से पैरेलल में रखे होंगे। यानी कि ऐसी एक शीट बनी होगी और उसके साथ एक और शीट ऐसे पैरेलल रखी होगी, है कि नहीं? याद है आपको? तो ये हमने एक्चुअली पहले किया हुआ है ना। जब 2 शीट्स जब इनफिनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स शीट होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमने सीखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, वो याद होना चाहिए आपको, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होती है ऐसा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि एक पैरेलल प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये होती है आपकी। तो यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेंटर में आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने सीखा होगा, 0 हो जाती है, ये आप जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बाहर की तरफ होगी, इसकी वजह से अंदर की तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यहां पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तरफ इस तरफ में होगी और पॉजिटिव तरफ इस डायरेक्शन में, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो जाती है। अंदर में से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आपका हो जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। ये आपको याद करना है, जिसमें सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा इज दी चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज डेंसिटी ऑन एन एरिया। जो आपका था फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन ए। आपका सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा इज Q अपॉन ए। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ है, जो हमने सीखा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लीनियर चार्ज on what to say spherical case or a shell और पैरेलल प्लेट, हमने वहां पे सीखा हुआ है, ठीक है। उस सेशन को आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो आखिरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो भी आपको याद होगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक R ज्यादा है इसमें, बस, है ना। E इज इक्वल टू में KQ अपॉन R स्क्वायर में इसमें और इसमें सिर्फ एक R ज्यादा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू R। यानी कि जो भी मेरा डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर टुडे, ठीक है बेटा। तो ये है वो 4 चीजें जो आपको याद रखनी है कि आज के सेशन में ये सारी चीजें इस्तेमाल होगी, स्पेशली ये फॉर्मूलास इस्तेमाल होंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और इस कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए, इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीख रहे हैं,
ठीक है बेटा, तो इन डेप्थ हमने चीजें समझ ली हैं अभी। अब जाकर हम शुरू करते हैं हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपने ये ऑलरेडी पता था आपको ये सारी चीजें, तो आप जैसे मैंने कहा स्किप करके आगे बढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहां पर आ जाना, अभी हम शुरुआत करेंगे हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ जी, अब जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसको ध्यान से सुनिए। अब जो हमारा, एक सेकंड बच्चों, वायर मुझे परेशान कर रहा है बहुत। अरे मुन्ना, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वरना पता चला कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैं बोलता चाह रहा कैपेसिटर कैपेसिटर मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सबका ध्यान यहां पर होगा, कोई यहां पर भटकेगा, जिसने पलक झपक ली भाई बात खत्म हो गया। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनने के लिए ना कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए। वाह सर, दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए। क्या कंडीशन बोला सर आपने? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए। पता ही नहीं था हमें, है ना? हाँ चलो ठीक है भाई, हो गया, दो पैरेलल प्लेट बना दी। ठीक है, अब इनका एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1। प्लीज नोट डाउन करेंगे, प्लीज नोट डाउन करेंगे। इन दोनों पैरेलल प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ प्लेट 1 एंड एरिया ऑफ प्लेट 2, मान लो ये हमारा एरिया ऑफ प्लेट 1 है, एरिया ऑफ प्लेट 2 है, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। और ये दोनों प्लेट जो है कुछ डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस सेपरेटेड होने चाहिए। द डिस्टेंस शुड बी वेरी लो, और इतना लो होना चाहिए कि आपका जो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट इज वेरी 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 लेस देन एरिया ऑफ देयर प्लेट्स। समझ रहे हो बात को? कि भाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो इतनी पिद्दी होनी चाहिए कि आपका एरिया जो है इन्फिनाइटली बिग लगे, इन्फिनाइटली बड़ा लगे। इतना बड़ा मतलब जैसे आप रूम में बैठे हुए हो, है ना, रूम में बैठे हुए, रूम की जो दीवार है, इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस एकदम एक चींटी के साइज के बराबर की होनी चाहिए। उतना छोटा होना चाहिए आपको। ठीक है, तब समझ में आएगा आपको कि भाई किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि भाई ये जो एरिया है, जो मान लो कि आपका जो ये प्लेट है, इसको अगर आप एक शीट मान दोगे, इसको ना आप समझो कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ये जो आपका प्लेन है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है। दोनों पैरेलल प्लेट जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, दे आर इन्फिनाइटली लॉन्ग। ऐसे समझ लिया, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, कूल, ओके। तीसरा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक हमारे पैरेलल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि प्लस क्यू चार्ज होगा, और दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। और ये दोनों का क्वांटिटी दोनों क्यू क्यू होना चाहिए। दैट मीन्स बोथ द प्लेट शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। बोथ द प्लेट शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। हाँ, नाउ दिस इज ट्रू फॉर क्लास 12th, दिस इज ट्रू फॉर जेईई मेंस, दिस इज ट्रू फॉर नीट। ठीक है, अनइक्वल चार्जेस वाला जो कॉन्सेप्ट है और अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए 12th के लिए, जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए नहीं है। हो सकता है कि एडवांस के लिए आ जाए, बट वो आज हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम इसके ऊपर बेसिक, इसके ऊपर जब हाई फाई फंडा वाला न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब मैं आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बट दिस इज आउट ऑफ योर स्कोप एज ऑफ नाउ। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। माइन्यूट से चेंजेस होंगे बट नॉट नेसेसरली राइट नाउ। ठीक है बेटा, तो आपको इतना क्या रखना है कि भाई ये 3 कंडीशंस हैं आपके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनने के लिए, कि एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, इन्फिनिटली लॉन्ग होना चाहिए, द सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन शुड बी एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड द प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए इंडिविजुअल में। अब आप ये नहीं बोलना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप ये मत बोलना है कि 0 है सर, प्लस क्यू माइनस क्यू। आपसे टोटल चार्ज कोई नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि पैरेलल कैपेसिटर पे आपका चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इतना बोल दोगे। तो बोलने का तरीका याद रखना, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इट इज प्लस क्यू, इट इज नेवर 0। Nobody is asking you what is the net charge on a parallel plate capacitor, then it is 0. But what is the charge on a parallel plate capacitor? It is plus Q. Always say it in terms of, ठीक है, always say it in terms of your plus Q. ये क्यों लिख नहीं रहा? अच्छा, अरे अरे भाई, ठीक है, रुक जा भाई मेरी मां, मैं तो खत्म ही नहीं किया अभी तक। हाँ, तो ये आपका चार्ज ऑन अ कैपेसिटर है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया, सारी चीज समझ में आ गई? ओके, अब जो हमारा पहला कंडीशन हो यहीं पे सॉल्व हो गया। पहला कंडीशन क्या था सर? पहला जो लिमिटेशन था हमारे प्यारे से स्पेरिकल कैपेसिटर का, एनर्जी वाज नॉट बाउंडेड। यहां पर देखो एनर्जी बाउंडेड है। कैसे?
यार प्लस चार्ज से प्लस चार्ज अगर निकलता है तो कहां जाएगा, माइनस चार्ज पे जाएगा ना, यू नो प्लस एंड माइनस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलेगी वो नेगेटिव चार्ज पे चल जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नेगेटिव हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नेगेटिव हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाता है और पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ जाता है। अब देखो कि बाहर की तरफ पैरेलल प्लेट के दोनों साइड में वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना, हमने देखा भी सॉल्व भी किया कि भाई पैरेलल प्लेट के ऑपोजिट साइड में, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट के कैपेसिटी किस तरफ तो जीरो है, वैसे भी उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ है। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा जीरो है, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टोर हो गया ना, फिर बात खत्म हो गई, जा ही नहीं रही कहीं और, बस द फर्स्ट लिमिटेशन इज ओवर एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मजा आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, अरे वही भूल गए मामू, भूल गए, ऐसे कैसे भाई, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, यही तो फॉर्मूला है आपके कैपेसिटेंस का। और अगर आपको याद हो मैंने पिछले सेशन में आपको सिखाया था, पिछले 2 सेशंस में आपको सिखाया था मैंने, जब से ये फॉर्मूला आया है, this is the capacitance of a capacitor for, and it is true for all the capacitors, but the problem here is from this formula do not believe that your capacitance depends upon the charge and depends upon the potential difference। बस इस बात को मत समझना, ये मैंने बताया था कि भाई कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता ही नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, आपका चार्ज डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके मीडियम पे और आपके डायमेंशन पे। इसी वजह से आपको याद होगा जब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने डिराइव किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डिराइव किया था हमने, याद है आपको, दिस वाज डिराइव्ड लास्ट टाइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इससे क्या पता चला था, द एप्सिलॉन नॉट जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम की डिपेंडेंसी बताता है कैपेसिटेंस की, फ्री स्पेस में कितनी परमिटिविटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, है कि नहीं, तो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन एंड द मीडियम ऑफ द कैपेसिटर, डज नॉट डिपेंड अपॉन योर एनीथिंग एल्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल। तो दैट मींस हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म बनता है कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी एक स्टैंडर्ड C का फॉर्मूला डिराइव करें, which is one of the most important formulas for your school examinations, for your class 12 board examinations, one of the most important formulas। JEE और NET के लिए इतना भी नहीं होगा, लेकिन स्कूल के लिए तो बहुत है, बोर्ड्स के लिए बहुत है। डिराइव करें, फिर कर लेते हैं ना, चलो अच्छा, ये पहला इक्वेशन। और अगर आप सोच रहे हो सर हमारा C का फॉर्मूला तो Q अपॉन V था, ये डेल्टा V कहां से आया, अरे बुड़बको, डेल्टा V को तो V बनाया था हमने, अगर आपको याद रहे। डेल्टा V क्या थी, पैरेलल प्लेट के आपका ये जो कैपेसिटर था स्फेरिकल कैपेसिटर में डेल्टा V था, V था आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, V फाइनल जो था वो आपके कैपेसिटर के ऊपर था। डेल्टा V क्या होती है, डेल्टा V इज बेसिकली फाइनल पोटेंशियल अपॉन माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल वाज ऑन द कैपेसिटर, where was the initial potential? Initial potential was in infinity। हमारे चार्जेस को हम यहां से इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे ना यहां पर, करेक्ट है, और V इंफिनिटी कितनी होती है, V इंफिनिटी 0। उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसको 0 माना, इसलिए V आ गया आपके फॉर्मूला में, डेल्टा V के बदले V लिख दिया था यहां पर, लेकिन डेल्टा V ही लिखना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेल्टा V ही यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम जो है इंफिनिटी से चार्ज नहीं लाएंगे ना, इसमें इंफिनिटी से चार्ज क्यों लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा करंट, यही करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में ही चार्जेस ऐसे घूमेंगे, सो योर इनिशियल पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आ नहीं रही है, इसलिए आपका VI कभी जीरो नहीं होगा। इस मामले में हमने इसको खेल लिया बहुत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मामले डिराइव करने में, पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए भी हमने V इनिशियल 0 मान लिया था, यहां पर वो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए हमने यहां पर डेल्टा V लिखा है पूरा, which is equal to VF minus VI, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परफेक्ट, ठीक है। चलो भाई यहां तक नोट डाउन कर लो सब लोग, जो हमने भी बात की है सब लोग सारे यहां पे सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल। यहां पर कोई भी डाउट यहां पर तो बता दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन में जो भी लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे चीजें बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी होती है, चलो चले मितवा
चलो ठीक है, ड्राइव कर ले फिर। चलो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V लिख दिया। अब यहां पर आगे हम बढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। मैंने बताया हुआ आपको भी, और अभी मैंने आपको सिखाया भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉजिटिव प्लेट की जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, वो अवे फ्रॉम द प्लेट होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहां पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको मान लो हमने प्लेट नंबर 1 बोल दिया, इसको हमने प्लेट नंबर 2 बोल दिया। तो प्लेट नंबर 1 से बाहर की तरफ है, ये हो गया मेरा E1, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, हम जानते हैं E1 यहां पर है, हमने लिख दिया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारी वैल्यू थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल प्लेट, ठीक है। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है ना, अंदर की तरफ होती है, रेडियली इन्वर्टेड होती है, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्टेड इनवर्ड होती है। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही होगा, E2, देख रहे हो। तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो एक तरफ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, आप चाहो तो यहां पर सिग्मा जो है -Q है तो आप ले सकते हो, बट मान लो कि मॉड लगा दिया मैंने, E1 प्लस E2 पे मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, है ना। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू E1 प्लस E2। मैं प्लस क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से एक ही डायरेक्शन में हमने ऐड कर दिया। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका वैल्यू डाल दिया मैंने। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐड करने के बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, परफेक्ट है, यहां पर बराबर समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ अभी हमने कुछ देर पहले क्या सीखा था कि भाई हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है V और E के बीच में। क्या है हमारा रिलेशनशिप, हम जानते हैं कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हमारा जो डेल्टा V है, डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है भाई, E इंटू D, है ना, दैट इज E इंटू R। योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इंटू E इंटू R ना, ये देखो लिखा हमने V इज इक्वल टू E इंटू R लिखा हुआ है, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है भाई साहब, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज D, सेपरेशन ऑफ द प्लेट D है तो D लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E लिख दिया, डेल्टा V भाई पोटेंशियल हो गया आपका, बराबर है। चलो ठीक है, तो इसमें तो ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। इफ आई पुट 2 in 3, अगर मैं दूसरे इक्वेशन को तीसरे में डालता हूं तो क्या मिलता है मेरे सामने, मुझे मिलता है योर डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D, हो गया। ये हो गया मेरा चौथा इक्वेशन, डन है। अब तो बात खत्म है, क्यों, ये चौथे इक्वेशन को अगर मैं पहले इक्वेशन में डाल दूंगा, अगर मैं इस चौथे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। तो मेरी C क्या बन जाएगी यहाँ पे, माई C विल बिकम Q अपॉन डेल्टा V के बदले सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन D डाल दिया मैंने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D डाल दिया मैंने, ठीक है। और बेटा सिग्मा की बात क्या है, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A ना, हमने रिवाइज किया था Q बाई A, तो अगर मैं C के बदले डाल दूं तो कैपिटल Q डिवाइड बाई कैपिटल Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, Q कट जाता है, C की वैल्यू आपको आ जाती है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ये बन जाती है मेरे बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने बताया था 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। अब आप देख लीजिए प्यारे से, capacitance depends upon epsilon naught, it is the dependency on medium A and D, what is A is the area of the parallel plate capacitor, that means your capacitor depends upon the dimensions of the capacitor, and once again we have proven that your capacitance depends upon the medium of the capacitor and dimensions of the capacitor, not on Q and V, and that my dear students is the final formula for capacitance of a parallel plate capacitor. Please note it down, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नोट डाउन कर लोगे फिर हम हमारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने के लिए चलेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बस बढ़िया भाई प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, जिसमें तो भाई एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बच्चा, कर ले नोट डाउन, बराबर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, चलो कुछ सवाल करते हैं, आ जाओ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल करते हैं, मजा आ जाएगा। क्या है भाई, ये है हमारा एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी सेक्शन, जहां पर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.8 कर रहे हैं। और वैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप एनसीईआरटी के सवाल भी करवाइए। मैं कहना चाहता हूं उन सारे बच्चों को, बच्चे मैं एनसीईआरटी का हर सवाल करवाता हूं जो आपके सिलेबस में है। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उससे जुड़ा जो भी सवाल आपके एनसीईआरटी में होता है, एग्जाम्पल का हो या एक्सरसाइज का हो, मैं करवाता हूं। हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी का सेपरेट सीरीज चाहिए जहां पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करते जाऊं, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कर लूंगा आप, लेकिन क्या जाएगा मेरा, मैं कर लूंगा एक एडिशन, ठीक है, बताना मेरे को चैट में जरूर। हाँ जी भाई, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां पर बेटा एरिया दी गई है, कितनी दी गई है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, बराबर यूनिट में, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। ठीक है, 3 mm का आपको यहां पर डिस्टेंस दिया गया है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 mm, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर्स में, 3 × 10⁻³ मीटर। परफेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है, पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं, आ जाओ। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D फॉर्मूला होती है। तो यहां पर A की वैल्यू क्या दी गई है, 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई D दी हुई है 3 × 10⁻³। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लो, 8.854 × 10⁻12 होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। 8.854 × 10⁻12 पहले चैप्टर में जब कूलम्स लॉ आया था तब पढ़ा था हमने इसे। ठीक है, इसमें आप देखो 10⁻3 10⁻3 कट जाती है, 3 एक बार, 3 दो बार आ जाती है, तो आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे। तो C की वैल्यू आ जाती है 4 2 8, 5 2 10, 1 कैरी, 8 2 16, 7, 1 कैरी, 8 2 16, 1 17, 17.708 × 10⁻12 कैपेसिटेंस यानी कि फैरेड की वैल्यू आ जाती है आपकी। ये आपकी C की वैल्यू, खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म। सो दिस इज डन। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट सेज वेरी इंटरेस्टिंगली, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? आपके चार्ज कितनी है? अगेन लड्डू सवाल, क्यों? क्योंकि आपको C मिल चुकी है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूला होता है, तो आपको निकालना है Q। Q विल बी इक्वल टू C इंटू V, दैट्स इट। और C कितनी मिली है आपको, 17.708 × 10⁻12 इंटू वोल्टेज कितनी है आपको, 100। ठीक है, 100 हो जाएगी, तो ये 100 और ये नंबर ऑफ जीरो से कैंसिल आउट कर देना आप, तो 17.708 × 10⁻10 की आपकी वैल्यू आ जाती है कूलम्स की। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन, इजी सवाल ना। तो आपका एक्सरसाइज 2.8 आपका ऐसे हो जाता है, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही लड्डू सवाल। मेरे ख्याल से आप मेरे हेल्प के बिना भी आराम से कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जानना था, डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल है, बोर्ड्स में तो डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल ही एक्सेप्ट करोगे ना, नीट जेई थोड़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमारे तत्व किताब से, इतने बेहतरीन सवाल, मजा आ जाता है देखकर, एकदम बढ़िया सवाल है। देखो उसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसकी कैपेसिटी? चार्ज स्टोर करने की, उसका नाम होता है कैपेसिटेंस। तो आपको यहां पर वैल्यू कैपेसिटेंस की दी गई है और आप देखोगे 10 माइक्रोफैरेड दी हुई है, तो यूनिट देखकर समझ सकते हो कि भाई कौन सा चीज दिया हुआ है ना। और आप देखो यहां पे पैरेलल प्लेट कंडेंसर नाम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कंडेंसर का भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है कैपेसिटर के बदले, कंडेंसर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, आपका कंडक्टर का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर हो सकती है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर हो सकती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पैरेलल प्लेट लिखा हुआ है तो समझ जाएगी कि भाई वो कैपेसिटर है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर बात समझ में आ गई। अब तो भाई कैपेसिटेंस दी गई है इसकी 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड मैंने लिख दिया। आगे क्या है? When the distance between its plates is 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस यहां पे प्लेट्स का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और माइक्रोफैरेड कितना होता है भाई? 10 × 10⁻6 होता है माइक्रोफैरेड। ठीक है, और म्यू का मतलब होता है माइक्रो बेटा, माइक्रो होता है 10⁻6, मिली होती है 10⁻3, माइक्रो होती है 10⁻6, नैनो होता है 10⁻9, पिको होता है 10⁻12। ये वो चीजें हैं जो आपको ज्यादातर इस चैप्टर में आएंगी। ठीक है, When the distance between this 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जब 8 सेंटीमीटर यानी कि 8.8 × 10⁻2 मीटर का जब डिस्टेंस है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ओके, जब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इनका जो कैपेसिटेंस है वो इतना है, 10 × 10⁻6 फैरेड का कैपेसिटेंस है। ये सिचुएशन नंबर 1 है। ठीक है,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू 4 सेंटीमीटर, अगर इस प्लेट्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है अगर मैंने उसको कम करके 4 सेंटीमीटर कर दिया है तो आपके कैपेसिटेंस कितनी बदल जाएगी, कैपेसिटेंस कितनी बदल जाएगी, तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर विल बी हाउ मच। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, कर लेते हैं आराम से। तो C1 का फॉर्मूला क्या है, C1 का फॉर्मूला होगा आपका A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। C2 का फॉर्मूला क्या होगा दूसरे केस में, ये होगा A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, ये होगा। परफेक्ट है ना। इसमें आप देखोगे अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं C1 बाई C2 अगर मैं करता हूं तो क्या बच जाएगी, दोनों पैरेलल प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए, एरिया तो बदल नहीं रहा है, सेम है, तो A1 A2 कट जाता है, करेक्ट है, एप्सिलॉन नॉट कट जाता है, तो C1 अपॉन C2 अगर मैं करता हूं तो मेरा D2 अपॉन D1 वैल्यू बचेगा, है ना, D2 अपॉन D1, क्योंकि 1 बाई D1 अपॉन 1 बाई D2, D2 ऊपर चल जाएगी, D2 अपॉन D1 हमारे पास बाकी बच जाता है, सिंपल है। ठीक है, और हमारे पास यहां पर C1 की वैल्यू दी गई है, C2 निकालनी है, तो मैं C2 को यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो C2 इज इक्वल टू C1 इंटू D1 बाई D2 आपकी वैल्यू हो जाती है ना। C2 को मैं वहां ले गया, D1 D2 ऐसे चला जाएगा वहां, सो D1 अपॉन D2, सही। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C1 दिया हुआ है आपको 10 इंटू 10 पर माइनस 6 इंटू D1 कितनी है भाई डिस्टेंस, 8 इंटू 10 पर माइनस 2, और हमारी दूसरी डिस्टेंस है 4 इंटू 10 पर माइनस 2, 10 पर माइनस 2 10 पर माइनस 2 कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो आप देखोगे मेरा जो वैल्यू यहां पर बन जाता है 20 इंटू 10 पर माइनस 6 फैरेड, यानी कि 20 माइक्रो फैरेड मेरी वैल्यू बन जाती है। यहां पर है, हाँ देखो ऑप्शन सी में 20 माइक्रो फैरेड दिया हुआ है, देख रहे हो, जवाब आ गई मेरी। और ये हमारा कॉमन सेंस इस्तेमाल भी करना चाहिए था हमें, हमें पता है कि भाई कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो अगर D आधी हो गई तो कैपेसिटेंस दुगनी होनी चाहिए आइडियली, दिमाग कॉमन सेंस से लगाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भाई डायरेक्टली भाई ये 10 ये 5 तो मेरे दिमाग से निकल जाना चाहिए था, सीधा मैं बिना कुछ सोचे समझे 20 कर देता तो आराम से जवाब आ जाता, है ना। कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज में वक्त बचाने के लिए। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, प्यारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं पेपर किताब से, बहुत बढ़िया ये। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 5 mm, अगर सेपरेशन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है 5 mm है, तो भाई D आपको दी गई है 5 mm, यानी कि 5 इंटू 10 पर माइनस 3 मीटर अगर आपको दी गई है, देन द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ अ 3 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर मेरा कैपेसिटेंस 3 फैरेड का दिया हुआ है, देन द कैपेसिटर इज, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहां पर आपका एरिया कितना होता है, क्या वो सेंसिबल है कि सेंसिबल नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, 3 फैरेड कैपेसिटर, 3 फैरेड का देखते हैं कितनी बड़ी आती है। मेरे को याद है कि जब हमने स्पेरिकल कैपेसिटर किया था तो 9 फैरेड का जो कैपेसिटर था बहुत बड़ा बना था, बहुत बड़ा, यहां पर देखते हैं भाई। ठीक है, ओके, तो एरिया निकाल लिया ना, ठीक है भाई। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आपका फॉर्मूला है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट D अपॉन फॉर्मूला है आपका। चलो ओके, क्या निकालना है, A निकालना है, सो A विल बी इक्वल टू CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C कितनी है 3 और D कितनी है 5 इंटू 10 पर माइनस 3, और विच इज 8.854 इंटू 10 पर माइनस 12। परफेक्ट, ठीक है। जब ऐसे सवाल आते हैं ना डिवीजन में वाट लग जाती है, सच बता रहा हूं मैं यार, है ना, लगती नहीं आपकी। 5 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 8.854 इंटू 10 पर माइनस 12, ऊपर ले जाऊं तो प्लस 12 बन जाएगा, प्लस 12 से माइनस 3 कटेगा तो 9 बन जाएगा, 10 पर 9 हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो भाई इसके जो 3 जीरोस है इसको आप दे सकते हो, तो 15,000 बन जाएगा, 15,000 बाई 8854 हो जाएगा, चाहे तो आप वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 15,000 में नीचे के जो 3 जीरो से ऊपर दे देता हूं, 15,000 बाई 8854 इंटू 10 पर 9, तो ऑफकोर्स ये एक बार तो जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा ये। अच्छा, तो देयर 1 देखो आप C B और D में है, तो A तो डेफिनेटली नहीं है, A तो डेफिनेटली नहीं है, C B D में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच कितना जाता है यहाँ पर 8854, तो हम कर ले लेते हैं भाई, आराम से कर लेते हैं आज। ठीक है, तो 15,000 है, 8854 है, एक बार गया तो 8854 आया, 10 माइनस 4 6 हुआ, 9 माइनस 5 4 हुआ, 9 माइनस 8 1 हुआ, और 14 माइनस 8 आपका हो जाता है 6। ठीक है, 6146 आया, फिर आपने पॉइंट लगाया तो 0 आया, 61460, तो 8 8 जा 56 होता है, 8 बार तो नहीं जा रहा, 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से। तो अगर ये 6 बार जाता है तो 6 4 जा 24 2 कैरी, 6 5 जा 30 32 3 कैरी, 6 8 जा 48 3 51 5 कैरी, 8 6 जा 8 6 जा
48 48 प्लस, अरे भूल गया कितना कैरी था करके, हाँ 5 ना, 48 5 53, करेक्ट 53, तो 5 3 आप देख सकते, हाँ बराबर आ गया भाई, 5 3 पे आ गया। 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 7 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, हाँ 7 टाइम्स ज्यादा, 10 - 4 6, 5 - 2 3, 4 - 1 3, 11 - 3 8, 0, तो 8336 आप देख सकते हो, कम है ऑफकोर्स वैल्यू, तो 1.6 और 8836 अगर मैं 0 लगा देता हूं तो 9 करा तो बराबर जाएगा, ये 1.69 आपकी वैल्यू हो जाती है। सो 1.69 इंटू 10⁻9 मेरी वैल्यू है एरिया की जो मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो है भाई जवाब, हाँ बिल्कुल है, देखो ऑप्शन डी में है। तो 1.694 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड जॉब पीपल, वेरी वेल डन, मजा आ गया देखकर भाई, ठीक है, इजी क्वेश्चन डन। तो मैंने आपको सारी वैरायटीज दे दी, आपको ए निकालने के लिए आ सकता है, डी निकालने के लिए आ सकता है, सी निकालने के लिए आ सकता है, इस फॉर्मूला से मैंने आपको सारी वैरायटीज दे दी है। इसके ऊपर इस प्रॉब्लम से वैरायटी तो नहीं आएगी, इस फॉर्मूला से आपको वैरायटी नहीं आ सकती बोर्ड एग्जामिनेशन में, समझ गए ना। ए निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट दिया होता है, ठीक है, बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए कैसे निकालें। एग्जैक्टली सेम वे जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए निकाली थी वही सेम वे यूज करेंगे। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूं जल्दी से, ताकि आपको एक बार रिकैप हो जाए। अगर आप नहीं देखा बेटा तो सेशन देखो, सेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है क्लास 12 का, उसमें स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन देखना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सेम टू सेम हूबहू सेम मैंने करवाया है। उसमें हमने किया क्या था, हमने बोला था कि भाई योर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। उसमें फिर हमने एक्सटर्नल वर्क डन निकाला था और वो आराम से निकल गया था, क्योंकि भाई एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, v इंटू डी क्यू, फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया था, याद है आपको, तो q बाई सी इंटीग्रेट हो गया तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई थी, अगर आपको याद हो तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू स्फेरिकल कैपेसिटी की आती है u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये आती है। एंड लेट मी टेल यू, इसके लिए भी वही आएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी वही आएगी। पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर में डिफरेंस ये था कि इसमें हम चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आके स्फेरिकल कैपेसिटर में रख रहे थे, यहां पर हम वो नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहां पर एक्चुअली में इन्फिनिटी से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके पास तो भाई चार्ज कहां से आ रहा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इजी, आप बोलोगे सर इतना ही था, ठीक है। देखो अभी ध्यान से कैसे अभिषेक सर आपको बताएंगे ऐसी अमेजिंग सी चीज कि आप सुनकर बोलोगे ओला ला ला, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर का पहला प्लेट पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ, ये दूसरा प्लेट है नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है डिस्टेंस d का, दोनों का एरिया a है, मैं लिख भी नहीं रहा हूं। इनको हमने अभी कनेक्ट कर दिया बैटरी से। क्यों बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहां से यहां चार्ज जाएगी तभी तो स्टोर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे वैसे, ठीक है। अब भाई दिस साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तभी तो पार होगा ना। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जाएंगे यहां पर, और अब देखोगे यहां पर पहुंच गए, समझ रहे हो। तो हमें चार्जेस को इंफिनिटी से लाने की जरूरत नहीं होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। बस पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव प्लेट जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पॉजिटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पॉजिटिव बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन निकले पॉजिटिव बन गए वहां पे, वो इलेक्ट्रॉन घूम के, और जैसे बैटरी के पास पहुंची, बैटरी ने उसको धक्का मार दिया। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, धक्का मारता है चार्जेस को, धक्का मार दिया, इलेक्ट्रॉन गई सीधे इस हमारे नेगेटिव प्लेट में, और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव कैसे हुआ, जब उसमें इलेक्ट्रॉन गले गए तो भाई नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो ना। मतलब भाई इनिशियली जब मैंने इसका स्विच ऑन नहीं किया था तो भाई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं थी और ना इसके अंदर कोई चार्ज थी, समझ रहे हो बात। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं थी, क्यों नहीं था, क्यों जीरो था, यानी कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो भाई दोनों पैरेलल प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं थी, q वाज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो v वाज इक्वल टू जीरो। तो सिंस v was also equal to zero, your work done here was also equal to zero। क्यों, क्योंकि भाई कोई चार्ज को धक्का मार ही नहीं रहा, तो वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन भी जीरो था यहाँ पर। वर्क डन क्या होती है भाई, जब चार्ज को उठाकर धक्का मारकर आप ले जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती है, तब वर्क डन होता है। तब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वर्क डन जीरो हो गया। और कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस एज यूजुअल भाई q अपॉन v, एज यूजुअल जो फॉर्मूला है वही रहेगी। क्यों, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज और द पोटेंशियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। वो एबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ती। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मैं जिम जाकर डंबल उठाऊं या ना उठाऊं 10 kg का,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 kg वैसे भी उठा सकता हूं। इट डज नॉट इंडिकेट कि मैं 10 kg का डंबल उठा नहीं सकता हूं, मेरे पास वो एबिलिटी है। आई हैव द एबिलिटी टू पिक अप वेट्स, आई डोंट हैव टू गो नेसेसरली टू अ जिम टू शो इट यू गाइस कि आई कैन पिक अप वेट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, आई कैन पिक अप वेट, सिंपल एज दैट। यू गेट माय आइडिया। तो यहां पर भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, सब कुछ जीरो है। अब मान लो आपने स्विच ऑन कर लिया, बैटरी लगा दी, बैटरी ने बोला आ भाई आ ला ना एक चार्ज दे मुझे, दे ना। तो फिर आपका पैरेलल प्लेट ने बोला ठीक है मैं देता हूं, तो उसने एक चार्ज दिया। अब उस चार्ज को यहां से वहां ले जाने में मुझे एक काम करना पड़ेगा? नहीं, व्हाई? पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है, लेके गया भाई। देयर इज नो अपोजिंग चार्ज। जब यहां पर मैं ले जा रहा हूं तो कोई चार्ज मुझे अपोज नहीं कर रहा, चला गया। ठीक है, तो ये भाई चार्ज चला गया, यहां से उठ गया, बढ़िया। सो मान लीजिए कि टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, Q बिकेम स्मॉल q, मतलब कुछ चार्ज निकले गए वहां, चार्ज निकले गए वहां, बस जाते गया, बढ़िया, मजेदार। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल आपका हो जाएगा वही, अगर C इज इक्वल टू Q अपॉन V है तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, है ना, Q अपॉन C। ठीक है, और वर्क डन, हाँ वर्क डन तो यहां पर है, मान लो वर्क डन W1 है, एंड योर C बेसिकली राइट नाउ इज Q अपॉन V, है ना, सेम चीज। वर्क डन कितने मुझे पता नहीं, बट है। यहां वर्क डन पहले 0 थी, यहां वर्क डन W1 हो गया। अब क्या होगा कि अब जब मैं एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर भाई यहां पे मेरे पास और बचेगा नहीं चार्जेस निकालने के लिए। देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी नो चार्जेस फॉर मी टू टेक इट आउट। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मैं और मेरे पास चार्जेस बचेंगे नहीं, यहां से निकालने के लिए पूरा पॉजिटिव बन गया, और ये यहां से उठाकर यहां ले जाने के लिए चार्जेस बचेंगे नहीं, सारे के सारे चार्जेस यहां पे स्टोर हो चुके हैं। ये पूरा नेगेटिव बन चुका, ये पूरा पॉजिटिव बन चुका, मेरा वर्क डन खत्म। इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं मेरा, नथिंग लेफ्ट। इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम कैपेसिटेंस, यानी कि जब मान लो टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, आपका चार्ज Q इज इक्वल टू Q हो गया, दोनों तरफ ट्रांसफर हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो गया प्लस Q, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज यहां पे हो गया माइनस Q। अब मेरे पास कुछ नहीं और बदलने के लिए, भाई खत्म होगी मेरी बात, और मेरा पोटेंशियल हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन C, मेरी वर्क डन हो जाएगी इनफिनाइट, क्योंकि मेरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया यहां पर, तो मेरा वर्क डन इनफिनाइट हो गया, मैंने वर्क डन पूरा कर लिया, काम खत्म हो गया मेरा। और उसके बाद फिर आगे आपके C भी हो जाएगी कैपिटल Q अपॉन V, है ना, बात समझ में आ गई आपको? ये प्रोसेस, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसे हमें क्लियरली देखने को मिलता है भाई आपके चार्जेस हर इंस्टेंट में बदल रहे हैं, हर वक्त आपका चार्ज बदल रहा है, हर वक्त आपका पोटेंशियल बदल रहा है, हर वक्त आपका वर्क डन बदल रहा है। समझ में आ गया? तो जो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक, जो हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। मुझे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसमें U इनिशियल क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज ही जीरो है, पोटेंशियल ही जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। तो सिंस ui इज इक्वल टू जीरो, योर U फाइनल और U पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। मुझे बस इस इक्वेशन में पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू निकालना है। अब वर्क डन में कहां से निकालूंगा? मेरे पास फॉर्मूला है सिंस योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये मेरा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इससे निकालूंगा मैं। बट द प्रॉब्लम इज योर पोटेंशियल इज चेंजिंग विद टाइम, योर वर्क डन इज चेंजिंग विद टाइम, है कि नहीं? दिस इज माय फॉर्मूला, बट एवरीथिंग इज चेंजिंग विद टाइम, सो वी कैन नॉट टेक द डायरेक्ट फॉर्मूला बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट वैल्यूज। यहां पर W की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, Q की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी V की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, लेकिन यहां पर सब चीज बदल रही है। तो व्हाट विल आई डू? हम जो हमारा ये वाला टाइम था ना, व्हेन ड्यूरिंग दिस टाइम जब हम कुछ वर्क कर रहे थे, छोटा सा वर्क एक चार्ज पे कर रहे थे, एक छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए जहां पर हमारा एक छोटा सा पोटेंशियल आया होगा, उसको ले लेंगे। सो इट वुड बिकम dv इज इक्वल टू dw अपॉन dq, स्मॉल पोटेंशियल फॉर स्मॉल वर्क डन टू मूव अ स्मॉल चार्ज। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर हमारे लिए पूरे प्रोसेस के लिए बन जाएगी एज यूजुअल जो हमने किया था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको हमने अभी इंटीग्रेट करना है, आज इंटीग्रेट कर देते हैं। सो dw विल बिकम dv इंटू dq। ठीक है, पोटेंशियल तो मान लो भाई v से बदलते आ रहे तो dv ना भी लिखो तो चलेगा, डेल्टा v लिख दे तो चलेगा, dv इज व्हाट? डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, तो आप v लिख दो चलेगा, तो dw इज इक्वल टू v इंटू dq। तो अब ये dw कितनी है भाई? इंटीग्रेट कर देते हैं तो वर्क डन w बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v dq हो गया।
अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है भाई, आप डीक्यू के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि चार्ज के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो। चार्ज जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक जा रहा है, चार्ज जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक जा रहा है, तो जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक का चेंज है इसमें। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो क्यू, रिलेटिव पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है भाई, क्यू अपॉन सी है ना, डी क्यू। सी तो कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इज क्यू स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट। सो W विल बी इक्वल टू जीरो डालूंगा, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो जीरो स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2। तो मेरी फॉर्मूला बन जाती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला फॉर ये स्फेरिकल कैपेसिटर हमने निकाला था। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, U will be equal to Q square by 2C, exact same formula what we got for spherical capacitor, exact same formula। मैंने बोला था कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर थी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर U will be equal to Q square upon 2 into C के बदले में लिख दूंगा 4 pi epsilon naught R, ये लिखूंगा मैं फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है तो यहां पर जो है U की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्या है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये मैं लिखूंगा पैरेलल प्लेट के लिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है आपके पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल के लिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर फॉर्मूला इज सेम, एवरी अदर फॉर्मूला इज सेम। समझ गए? बस यही आपको याद दिलाना था। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजों को जो अभी हमने यहां पे लिखा हुआ है। मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो चले मितवा, चले करे, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे अभी सारे फॉर्मूला की वेरिएशंस लिख देता हूं मैं एक बार पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो अब इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स में किसी भी फॉर्मूला के ऊपर सवाल आ सकता है आपको। तो पहला आपका फॉर्मूला हमने लिख दिया U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, ये मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए भी लिखवाया था वैसे। अब देखिए C के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, अगर मैं यहां पे डालूंगा तो मेरी फॉर्मूला क्या बनेगी, U विल बी इक्वल टू Q अपॉन V डाला तो ये Q और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे लिए बन जाएगी हाफ Q इंटू V, फॉर्मूला बन जाएगी हाफ Q इंटू V, है ना। V ऊपर चल जाएगा तो Q इंटू V बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीसरा अगर मैं Q के बदले सिंस Q इज इक्वल टू C इंटू V, अगर मैं Q के बदले CV डालूंगा तो मेरी फॉर्मूला बन जाएगी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब आपको इन तीनों फॉर्मूला से किसी के फॉर्मूला के बेसिस में आपको U की न्यूमेरिकल आ सकती है। बस आपको ये देखना है कि भाई कौन से वैल्यू का इस्तेमाल करना है। अगर आपको Q और C दी गई है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, Q और V दी गई है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, C और V दी गई है तो भाई ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो ओके ओके ब्रो, लेट्स गो। 2.10 एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी, इतने सिंपल सवाल, मजा आ जाएगा। चलो देखते करके देखते, आ जाओ, सिंपल है कि भी नहीं देख लेते हैं। 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर, 12 पिकोफैरेड, देखो P दिया हुआ है, P का मतलब होता है बेटा पिको, मैंने बताया था आपको, पिको 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 का मतलब होता है पिको फैरेड का मतलब होता है 10 इंटू -12 फैरेड, ठीक है। 10 पर -12 फैरेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मिली फैरेड होता तो आप 10 पर -3 करते हैं, माइक्रो तो 10 पर -6, नैनो है तो 10 पर -9, किलो है तो 10 पर 3, वैसे पिको का मतलब होता है 10 पर -12। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली सारे सवाल पिको में मिलेंगे, जेई में, नीट में, सब जगह, ठीक है। तो आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 12 पिको फैरेड, ठीक है। इस कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दी गई है 50 वोल्ट, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इतना इजी सवाल। देखो C और V आपको दिया हुआ है तो फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ विल बी इक्वल टू C कितनी है, 12 इंटू 10 पर -12, V आपको दिए 50, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2 1 2 6, इतना सिंपल सवाल। 25 इंटू 6 आपकी होती है 150, और ये 2 0 आपने डाल दिया, 15,000 इंटू 10 पर -12, यानी कि 1.5 इंटू 4 निकाल दो तो 10 पर -8
पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो जूल्स आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल सवाल आपके एनसीईआरटी के, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के, बहुत सिंपल सवाल। ठीक है बेटा, कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 2.5 है। देखते हैं क्या पूछता है ये। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। ठीक है बेटा, कैपेसिटेंस आपको दी गई है ऑलरेडी 8 picofarad, सॉरी 8, हाँ पिको ही है ना, 8 into 10⁻12 farad दी गई है। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? हमने किया हुआ है, अगर distance between the plates is reduced to half, then फिर आपका जो कैपेसिटेंस है डबल हो जाना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6, ये बेटा नेक्स्ट सेशन का पार्ट है। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन का पार्ट है, जहां पर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, उनके बीच में चीजें को घुसाना शुरू करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, तब और मजा आएगा। इन जनरल अब तक आप जानते हो कि भाई अगर आपका डिस्टेंस रिड्यूस बाय हाफ होगा तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, डी आधा हो गया तो सी डबल हो जानी चाहिए, इतना हम समझ चुके हैं। तो उसकी 8 के बदले 16 हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 नाम का चीज बीच में घुसाएंगे तो क्या होगा, वो हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हमारे आने वाले लेक्चर्स में वो सीखेंगे। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सीरीज में जब कैपेसिटर को जोड़ते हैं तब क्या होता है। जैसे आपने रेजिस्टेंस सीखा होगा 10th ग्रेड में, याद है रेजिस्टेंस 10th ग्रेड में सीखा था, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में तो रेसिप्रोकल 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, याद है आपको। सीरीज में था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था, डिराइव किया था। वो हमारा नेक्स्ट सेशन है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी रुकते हैं, इस सवाल को नहीं करते हैं। पहला पार्ट के लिए मैंने रखा था इसको कि आधा होगा तो डबल कर दोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा 4 PYQs है, नीट 2021 का सवाल है। इतना लड्डू सवाल है, इतना लड्डू सवाल, 2021 का नीट का सवाल है, इतना लड्डू सवाल। ओए होए होए, देखो भाई, अ पैरेलल प्लेट हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड द एरिया इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज कितना। तो यानी कि आपको U की वैल्यू निकालनी है विथ EDA और एप्सिलॉन नॉट की भी वहां पे देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ऐसा फॉर्मूला बनाना है U का जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आ जाए। अच्छा अच्छा जी, E भी है, D भी है, A भी है और एप्सिलॉन नॉट भी है। सारे ऑप्शन देखो, EAD एप्सिलॉन नॉट सब कुछ है। करके देखें, चलो ट्राई करते हैं भाई। ओके, अगर A, D और एप्सिलॉन नॉट है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डाली गई है वहां पे, है ना। कैपेसिटेंस की वैल्यू वहां पर डाली गई है, ठीक है। और E है, E को लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप के थ्रू आप ला सकते हो, कोई और तरीका तो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फॉर्मूला क्या है भाई, V इज इक्वल टू ED, है ना, ये फॉर्मूला है, उसके थ्रू ला सकते हो। यानी कि C और V का काम है यहां पर। तो U का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हाफ CV² का। ट्राई करके देखते हैं ना जवाब आता है कि नहीं। हाफ C क्या भाई, कैपेसिटेंस डाल दूंगा मैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मैंने डाल दिया। V² हम जानते हैं कि भाई V इज इक्वल टू आपका E इंटू D है, ये हमने इस्तेमाल भी किया है आज के सेशन में। तो ये हो जाएगा आपका E² इंटू D², इसमें D और ये स्क्वायर कट गया, तो मेरी वैल्यू बन सकती है हाफ E² A एप्सिलॉन नॉट D। ये फॉर्मूला लगा हुआ कहीं पे। Oh my God, I'm so smart. ऑप्शन है, सही था ना, दिमाग लगाया हमने, सही दिमाग लगाया कि भाई अगर A एप्सिलॉन नॉट डॉट D है तो C होना चाहिए फॉर्मूला में, E है तो E को हम ला सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला से, तो ला दिया हमने ब्रो, मजा आएगा वाह। नीट 2021 फोड़ दिया हमने, काश मैं देता नीट, मजा आ जाता। लो नीट 2018 का सवाल, ये थोड़ा सा गंभीर है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट जाने से पहले, इस सवाल में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आपको हमारे तत्व बुक के सवाल मतलब बहुत मजा आ रहा है, तो बता देता हूं आपको कि यार 11th का और 12th का, 11th एंड 12th को मिलाकर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी
एंड जूलॉजी को मिलाकर आपके कुल मिलाकर होते हैं 25 किताबें, जिसमें से 13 किताबें आपके 11th की हैं और 12 किताबें आपके 12th में हैं। लेटेस्ट 2024 का आपका एडिशन है, ठीक है। इतनी प्यारी किताब है बेटा, ठीक है, इतनी प्यारी किताब है जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशंस, और कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशंस विद ऑल दी फॉर्मूलाज, ऑल दी स्ट्रैटेजी, ऑल दी टिप्स, ट्रिक्स, मेथड्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ अगर पढ़कर समझ नहीं आता है तो उसी पेज के नीचे बॉटम में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो भाई उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ताकि भाई जो बच्चा टेक्स्ट के थ्रू समझ नहीं पा रहा है वीडियो देखकर समझ जाए। यूट्यूब खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, कैमरा ऑन करो, क्यूआर कोड देखो, मजे करो। अब ये समझ लेने के बाद आपको सबसे पहले एक एक्सरसाइज मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, इसका नाम है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो होंगे 100-150 सवाल, टॉपिक बाय टॉपिक आपके 10-15 सवाल होंगे हर टॉपिक के, ताकि आप हर टॉपिक में स्ट्रांग बनो जैसे आप आज स्ट्रांग बने हो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत होंगे। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज नंबर 2 आपके पीवाईक्यूज का, जिसमें पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज होंगे, यानी 20 नहीं 21 साल के पीवाईक्यूज होंगे, जहां पर 2024 से लेकर 2003 तक के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ होगा, एक भी क्वेश्चन। और ये सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज नहीं होंगे, आपके पूरे देश में जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे होंगे। जो स्टेट्स के भी अपने अपने एग्जामिनेशन होते हैं, जो उनके एग्जामिनेशन कैसे के सेट हो गया, ईएम सेट हो गया आंध्रा का, केसीईटी हो गया आपका, कर्नाटका का, आपका जम्मू एंड कश्मीर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, आपका दिल्ली का हो गया। तो ऐसे जहां पर भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है मेजर आपके नीट के, उस सारे जेई के सारे सवाल होंगे आपके वहां पर 20 साल के। फिर होगा, इतना सब करने के बाद होगा एक्सरसाइज नंबर 3 अचीवर्स सेक्शन, जहां पर ऐसे अमेजिंग सवाल होंगे जो जेई एडवांस के भी परे है। दैट इज वन बुक इनफ फॉर बोथ नीट एंड जेई, सो डोंट मिस इट आउट। और इन सबका सोल्यूशन एंड में आंसर कीज के फॉर्मेट में, डिटेल सोल्यूशन। मजेदार किताब है ना, तो मिस आउट मत करना यार। इसकी जो प्राइस है वो है 3777, लेकिन नीचे जो मेरा लिंक दिया गया है कूपन कोड के साथ, वो आपको 3399 में दे देगा इमीडिएटली। और ये 11-12 मिलाकर है। ऊपर आपको वेबसाइट में दिखेगी तत्व बुक का लिखा होगा, तत्व कर लिखा होगा, तत्व नहीं मेरे ख्याल से नीट का सेक्शन होगा, तो नीट पे क्लिक करोगे, सो तत्व बुक का सेक्शन होगा, तत्व बुक पे क्लिक करोगे, उसमें आप देखोगे कि भाई 11th और मतलब आपने तत्व बुक क्लिक करते तो जब पेज खुलती है उसमें फिर आपको 11th का किताब अलग से, 12th का किताब अलग से, दोनों साथ में भी आप ले सकते हो। तो सिर्फ 12th का भी लेते हो तब भी आपको 1999 से कम में आपको मिल जाएगी, 1699 में आ जाएगी मेरे ख्याल से। डोंट मिस इट आउट, जाओ ले लो यार अभी के अभी, ठीक है, मिस आउट मत करो, ठीक है, बढ़िया। चलो आ जाते हैं हमारे इस प्यारे से सवाल पे, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा ये तो नया है सर, अब तक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फोर्स की बात नहीं कर रहे थे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑफ कोर्स ये बात है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, कूलम्स फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है सर, मान लिया। अब तक बात नहीं कर रहे थे लेकिन होगा तो जरूर, ठीक है। प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया AS। अच्छा, तो कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है, एरिया A है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें F की फॉर्मूला बनानी पड़ेगी ना। ऑप्शंस क्या क्या? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। यानी कि वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला हियर, फॉर्मूला बना लेंगे फिर समझ में आएगी भाई क्या रिलेशनशिप है, वरना हम तो सीधा आराम से भाई प्रोपोर्शनल तो होता नहीं। वैसे अगर मैं F का नॉर्मल फॉर्मूला भी लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो कूलम्स लॉ है वो कहता है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला भी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो ये तो वैसे भी सही नहीं लगता मेरे को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी सही नहीं लगता है। लीनियरली प्रोपोर्शनल है, पता नहीं यार, मतलब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जब तक हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस। तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकालेंगे यार? ओके, ट्राई करते हैं। चलो, इन दोनों बीच में क्या भाई वर्क डन हो रहा है? वर्क डन क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगा? वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। इतना तक तो आ गया। आगे हम चने बेचेंगे, अभी हम क्या करेंगे? फोर्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्टेंस मैंने कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा? उसे C
क्योंकि वर्क डन है। क्या करे क्या करे क्या करे बच्चों, क्या करे, क्या लगता है? V इज इक्वल टू E इंटू डी है, सो डी बी विल बी इक्वल टू V इंटू ई। तो आपका डिस्टेंस का वैल्यू आ गया V इंटू ई, सॉरी V अपॉन ई है ना, V अपॉन ई। ओके, और W का फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू। हाँ, V इंटू क्यू हो जाती है, V इज इक्वल W अपॉन क्यू। अगर ये दोनों मैंने यहां पर डाल दिया तो F विल बी इक्वल टू, वर्क डन के बदले में लिख दूंगा V इंटू क्यू, और D के बदले क्या लिखूंगा मैं? D के बदले में लिखूंगा V अपॉन ई। तो V कट जाता है, ये ऊपर चल जाती है, तो F विल बी इक्वल टू क्यू ई। ओ इंटरेस्टिंग, क्या बात है। तो हमने ऐसा फॉर्मूला बना दिया फोर्स का जहां पर क्लियरली समझ में आ जाता है हमें, अरे कहां गया भाई, जहां पर हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि भाई फोर्स की फॉर्मूला तो डी है ही नहीं, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओए होए होए, मजा आ गया। ऐसा फॉर्मूला बना दिया हमने, मजा आ गया। नोट डाउन कर लो, बहुत मजा, नोट डाउन कर लो प्लीज, नोट डाउन कर लो। कोई डाउट्स तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। हाँ, इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि यहां पर जो वर्क डन है, मैंने सोच रहा था कि वर्क डन के बदले पोटेंशियल एनर्जी डाल दे क्या। W अगर मैं U को मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है ना, अगर मैं डाल देता यहां पर तो F इज इक्वल टू W के बदले U अपॉन डी लिखता, ठीक है, U अपॉन डी लिखता, और U के बदले अगर मैं लिख देता हाफ Q इंटू V, ये भी फॉर्मूला बनती है ना, अपॉन D के बदले में लिखता तब भी V अपॉन E, तो V भी कट जाती, तब भी E अगर ऊपर जाता तो आपका हाफ इंटू क्यू ई बनता, ये भी बन जाता, तब भी देखो यहां क्यू ई है, वहां हाफ इंटू क्यू है, तब भी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डी। दोनों तरीके से कर सकते थे, तो कर लिया हमने, प्रूफ भाई, मजा आ गया। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो आप याद रखो कि भाई दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसके सेपरेशन के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो हो गया। तो वेल डन पीपल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे। मतलब बहुत प्यारा सा लेक्चर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने समझ लिया अभी, और इतने प्यारे से समझा है कि भाई बहुत मजा आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है इससे भी मजेदार है, क्योंकि हम समझने वाले हैं सीरीज कैपेसिटर्स एंड पैरेलल, यानी कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में रखते हो, पैरेलल में रखते हो, तब क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी अ नॉस्टैल्जिया मोमेंट फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो, क्योंकि आप 10th की चीजों को रिपीट करोगे एंड इट विल बी अमेजिंग यार। बहुत बहुत प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। मतलब आपका जो डर है ना वो सीरीज कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, जिसके सवाल आते हैं नीट में, जेई मेंस में, बोर्ड्स में, ज्यादातर वो डर पूरा निकल जाए। आपको लगे कि भाई एवरीथिंग इज इजी ब्रो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, बस जाने से पहले एक बार आपको याद दिला देता हूं कि आज हमने सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। वी हैव कंप्लीटेड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज A epsilon upon D। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दिया व्हिच इज सेम Q square upon 2C। ऑल फॉर्मूलास हमने लिख दिए हैं, एनसीईआरटी खत्म कर दी है, फोर तत्व PIQs कर लिए हैं। हमारे नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे तत्व बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ दिस थिंग्स पीपल। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स। आप बस जाने से पहले बल्ले बल्ले बोलकर जाना हमारे कमेंट्स में और चैट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।